So first of all, hello everyone. Hello my dear friends. Hello class 10th students. So how are you? I hope you all are good. You all are well, and you are preparing for your upcoming board examinations. Okay. So if you are preparing for CBSE 2026 board exams or MP board or other state board, means if you are reading NCERT books or these kind of syllabus, so I think this water resources class will be very helpful for you. So we will cover complete topic with diagram, maps. So I think this session will be very useful for all class 10th students. So please do like, comment, share and subscribe our channel also. And लास्ट तक बने रहिएगा, इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको मौका मिलेगा हमारे साथ एसएसटी बहुत आसानी से सीखने का। आपके एग्जाम्स में काफ़ी अच्छा वेटेज रहने वाला है। हमारा जो चैप्टर है आज ज्योग्राफी का चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज, कौन सा चैप्टर है आपका? चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज आज हम कंप्लीट कवर करने वाले हैं। सो टुडे वी विल कंप्लीट योर चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बहुत आसानी से समझा देंगे। ये आपका पूरा चैप्टर आपका 5 मार्क्स कवर करके चलता है। कितने मार्क्स कवर करके चलता है? हमारे पास डिटेल में शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हैं, तो आप चाहें तो हमारे क्लास के साथ नोट्स भी बना सकते हैं। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मैं बता देता हूं कि हमारे कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस के और हमारे ज्योग्राफी के कई सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। आप देखेंगे कि ज्योग्राफी के भी हम 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा 3rd चैप्टर है ज्योग्राफी का। ओके, तो आप जल्दी से सभी क्लास 10th के स्टूडेंट्स कनेक्ट हो जाइएगा और इस चैप्टर को कंप्लीट देखिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। अब हम देखेंगे कि वाटर रिसोर्स का हमारा 5 मार्क्स का वेटेज है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमें प्रिपेयर करना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो हमें प्रिपेयर करना चाहिए। देखिए, अब सबसे पहले हम चैप्टर की बात करें, इंट्रोडक्शन। तो सभी लोग जानते हैं वाटर इज अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। आप सभी ने वाटर की लाइफ साइकिल जो भी है, वाटर की साइकिल है, आपने पढ़ी हुई है। कैसे पानी हम तक पहुंचता है, कैसे हम ग्राउंड वाटर को कवरेज कर पाते हैं, ग्राउंड वाटर को हम निकाल पाते हैं या उसका हम यूज़ कर पाते हैं, कैसे हम जो रेन वाटर है उसका यूज़ कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए वाटर जो है हमारी डेली लाइफ के लिए एक एसेंशियल सोर्स है। विदाउट वाटर मीन्स देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। देयर इज नो लाइफ, देयर इज नथिंग। पानी के बिना कुछ भी नहीं है। तो पानी हमारा सबसे पहले वाटर क्या है? वाटर इज अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। अब ये किस लिए इसेंशियल है, आपको पॉइंट टू पॉइंट हमने समझाया हुआ है, अच्छे से आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ये इसेंशियल क्यों है? इट इज इसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर, जो आपका खेती है। सबसे पहले बात आती है एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर हमारी है खेती, जिससे हम जो भी हमें खाने के लिए मिलता है सारा हम डिपेंडेंट हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। तो सबसे ज़्यादा इसेंशियल जो सोर्स है एग्रीकल्चर के लिए वो क्या है? वाटर है। इसके बाद डोमेस्टिक यूज, जो हमारा घरेलू यूज होता है, ठीक है, हमारे पीने से लेके हमारे कपड़े धोने तक या हमारे साफ सफाई करने तक जो भी हम काम करते हैं, हमारे घर के जो भी सारे वर्क हैं कहीं ना कहीं वाटर से रिलेटेड हैं। इंडस्ट्री में जो भी मटेरियल बनता है या जो भी फर्निशिंग होती है, धुलाई होती है या कोई भी सामान किसी भी फॉर्म में बनता है, तो उसमें कहीं ना कहीं वाटर का रिसोर्स रहता है। ओके, वाटर रिसोर्स कहीं ना कहीं हमें नीड रहती है। किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए। अब इसके बाद पावर जनरेशन। आज हम क्लास ले पा रहे हैं किसकी वजह से? अगर पावर नहीं होती तो हम क्लास नहीं ले पाते। तो हम देख रहे हैं कि आज के टाइम में मीन्स धीरे धीरे करके हाइड्रल जो एनर्जी के प्रोजेक्ट हैं उनकी मतलब काउंटिंग बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे थर्मल एनर्जी पे जो बेस्ड हैं कई सारे राज्य, जैसे हमारा जो मध्य प्रदेश है वो उसमें भी क्या है, हाइड्रल एनर्जी की मीन्स काउंटिंग बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे जो प्रोजेक्ट हैं लाइट के वो वाटर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे कि बड़े बड़े डैम बनाना और उनसे डैम की हेल्प से क्या बनाना, लाइट बनाना। तो पावर जनरेशन के लिए वाटर इसेंशियल है। मेंटेनिंग इकोसिस्टम, जो हमारा इकोसिस्टम है उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे हर जो भी हमारा क्रिएचर है अर्थ के ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं उसे वाटर की रिक्वायरमेंट है। अब आप देखेंगे इंडिया रिसीव्स रेनफॉल मेनली थ्रू द मॉनसून। तो इंडिया में जो बारिश होती है सबसे ज्यादा वो कब होती है? मॉनसून के सीजन में होती है। बट रेनफॉल इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जो रेनफॉल है, जो बारिश होती है, बारिश जो हमारी होती है वो क्या है? अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब उसका पर्टिकुलरली
हर एरिया में फिक्स्ड बारिश नहीं होती। आप देखेंगे किसी एरिया में अगर 10 सेंटीमीटर बारिश हो रही है तो कहीं 100 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, कहीं 150 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, कहीं 500 सेंटीमीटर बारिश हो रही है। तो अब वाटर का जो आप बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, रेनफॉल एग्जैक्ट नहीं है, इक्वल नहीं है। कई सारे ऐसे एरिए भी हैं यहाँ ड्रॉट की कंडीशन बनती है, सूखे की कंडीशन पड़ती है, जहाँ बारिश होती ही नहीं है, तो वहाँ किसी ना किसी अदर फॉर्म में पानी पहुँचाया जाता है, कैनल्स से या ग्राउंड वाटर अवेलेबल करा के, ग्राउंड वाटर से या कैनल्स से वाटर अवेलेबल करा के, डैम्स बना के, रिवर्स की हेल्प से, तो कहीं ना कहीं इस टाइप से पानी पहुँचाया जाता है। अब देखेंगे कि सेकेंड टॉपिक है हमारा वाटर स्कैरसिटी, पानी की कमी। ठीक है, वाटर स्कैरसिटी अकर्स व्हेन वाटर अवेलेबिलिटी इज लेस देन वाटर डिमांड। मतलब जितनी डिमांड है उससे क्या है, सप्लाई कम है, मतलब वाटर की डिमांड ज़्यादा है। मतलब हर चीज़ में आप देखोगे कि आज के टाइम में सारी चीज़ें धीरे धीरे करके सारी चीज़ें सिस्टमेटिक होती जा रही हैं। और पहले जो लोग कम पानी में अपना यूज़ कर लेते थे, घर पे कम पानी में सारी चीज़ें हैंडल कर लेते थे, लेकिन आज के टाइम में आप देखेंगे रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जा रही है, तो बहुत सारा पानी स्टोरेज करके रखना पड़ता है, वाटर स्टोरेज करके रखना पड़ता है। घर हमारे एसेंशियल वर्क्स में हम इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, पानी को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं वो हमारी रिक्वायरमेंट बन जाती है। छोटी से छोटी चीज़ के लिए वाटर स्कैरसिटी अकर्स व्हेन वाटर अवेलेबिलिटी इज लेस देन वाटर डिमांड। तो ये आप डेफिनेशन डायरेक्टली आप लर्न कर सकते हैं कि वाटर स्कैरसिटी कब होती है, जब पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो डिमांड से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, डिमांड ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी कम है। कॉजेज ऑफ वाटर स्कैरसिटी इन इंडिया। अब क्या रीजंस हैं, क्या कारण है पानी की कमी के? इंडिया में हर साल इतनी बारिश होती है, कई जगह बाढ़ भी आती है, फिर भी उसके बाद ही पानी की कमी होती है। देखिए, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, मतलब उनका एक लिमिट से भी ज़्यादा हम यूज कर लेते हैं किसका, वाटर रिसोर्सेज का, जिससे हमें वाटर मिलता है। एक्सेसिव यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर, सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। मतलब आप पर्टिकुलरली किसी भी एक बोरिंग से या एक पर्टिकुलरली ग्राउंड वाटर से, एक ट्यूबवेल से इतना ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं कि आसपास का पूरा एरिया वो कवर हो जाता है। तो अब ग्राउंड वाटर अगर एक ही पर्टिकुलर प्लेस से ज़्यादा हम डिस्चार्ज करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वाटर में हमारा जो वाटर रिसोर्स है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए अवेलेबल नहीं हो पाएगा, कमी आ जाएगी। ठीक है, तो इरिगेशन, सिंचाई, ठीक है, इंडस्ट्रीज भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी का यूज़ करती हैं चीज़ों को साफ करने के लिए, उनकी प्रोसेस करने के लिए। नेक्स्ट, अर्बन नीड्स, शहरों में पानी की बढ़ती हुई डिमांड के कारण क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर हमारा एक्सेसिव यूज हो रहा है, इससे क्या हो रही है, वाटर स्कैरसिटी बढ़ती जा रही है। ट्यूबवेल्स एंड बोरवेल्स रिड्यूस ग्राउंड वाटर लेवल। मैंने आपको बताया कि जो ट्यूबवेल्स एंड बोरवेल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, आप देखेंगे कि आजकल हर घर में बोरवेल्स हैं, तो लोग मीन्स पानी का अननेसेसरी यूज करते हैं, जब जरूरत भी नहीं है, सिंचाई कर रहे हैं, इरिगेशन कर रहे हैं, या घर के बाहर पानी फैला रहे हैं, या वैसे ही साफ सफाई करने में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी पानी की कमी को शो करता है। अब नेक्स्ट है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अब डे बाय डे क्या हो रहा है, हमारी जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। अब उस पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ पानी की डिमांड भी बढ़ रही है। ठीक है, तो मोर पीपल, मोर डिमांड फॉर वाटर, फॉर ड्रिंकिंग, सैनिटेशन, फूड प्रोडक्शन। तो ज़्यादा लोग होंगे तो उनके लिए ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होगी, किसके लिए, पीने के लिए, सैनिटेशन के लिए, साफ सफाई के लिए, और फूड प्रोडक्शन के लिए, उनके लिए खाना बनाने के लिए। थर्ड है पॉइंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या पॉइंट है थर्ड हमारा, इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए, इंडस्ट्रीज कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। तो इंडस्ट्री क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी का यूज करती हैं, जिससे क्या होता है, वाटर कहीं ना कहीं उसकी जो क्वांटिटी है वो कम होती जाती है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स पॉल्यूट वाटर सोर्सेस। तो जो इंडस्ट्री से निकले हुए कई सारे एफ्लुएंट्स आप बोल सकते हैं, मीन्स ऐसे घातक चीज़ें, ऐसे हानिकारक पदार्थ जो निकलते हैं वो क्या करते हैं, हमारे वाटर को क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। वाटर सोर्सेज को भी पॉल्यूट कर देते हैं। मान के चलो वाटर सोर्स कैनाल है या रिवर है, उसको पॉल्यूट कर देते हैं, उसमें पॉल्यूशन बढ़ जाता है, मेकिंग दैम अनयूजेबल। और वो मतलब आप उसे एज अ ड्रिंकिंग वाटर यूज़ नहीं कर सकते हैं, सैनिटेशन के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो वो अनयूजेबल वाटर हो जाता है। वाटर आज भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कई बार वाटर, जैसे आप मान के चलिए सी का जो पानी है, समुद्र का जो पानी है, वो क्या है, अनयूजेबल टाइप से ही है, जिसे आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अर्बनाइजेशन, मतलब शहरीकरण। जैसे जैसे आप देखोगे कि लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है, गांव से शहर की ओर, तो क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है। इससे शहर में जाके लोग बस रहे हैं और
क्या हो रहा है जिससे पानी की डिमांड शहरों में बढ़ती चली जा रही है। कंक्रीट सरफेस रिड्यूस ग्राउंड वाटर रिचार्ज। जैसे आप देखेंगे शहरों में पक्की रोडें हैं, कंक्रीट की रोडें बन रही हैं। अब इससे क्या हो रहा है कि पर्टिकुलर रेनफॉल तो हो रहा है, बारिश हो रही है, लेकिन वो बारिश का पानी सारा जो आपकी नालियों के थ्रू क्या हो रहा है, वो बहते 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 बड़े नाले में, बड़े नाले से रिवर में, रिवर से सी में जा रहा है। जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, क्योंकि जब हम डिस्चार्ज करते हैं ग्राउंड वाटर को तो उसका रिचार्ज करना भी जरूरी है। आप देखेंगे बारिश होती रहती है कंटिन्यूस, तो ऑटोमेटिकली ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता रहता है। लेकिन अभी क्या है, शहरों में सारे कंक्रीट का सरफेस है, तो जिससे क्या है वो पानी बह जाता है, वहाँ मिट्टी में रुक ही नहीं पा रहा है पानी। नेक्स्ट है इंक्रीज डोमेस्टिक वाटर डिमांड। अब जो डोमेस्टिक डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है, घरेलू उपयोग के लिए पानी की प्रोसेसिंग के लिए। अब कई सारी चीज़ें हैं जिनमें घर में पानी यूज होता है, आप देखते हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स लाइक राइस एंड शुगर केन। अब ज़्यादा से ज़्यादा धान की खेती करना, चावल की खेती करना, जैसे चावल होता है शुगर केन गन्ने की, तो ये क्या करते हैं, इनके लिए मीन्स पानी की क्या चाहिए, पानी ज़्यादा चाहिए। ऐसे एरिए जहाँ पे पानी ज़्यादा हो, आसपास कोई रिवर हो या ग्राउंड वाटर अच्छा लेवल हो, तो वहाँ पे क्या है, ये इस टाइप की क्रॉप्स हैं वो जो पानी की खपत ज़्यादा करती हैं। इस वजह से भी क्या हो रहा है कि हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो धीरे धीरे मीन्स कम होते जा रहे हैं। फ्लड इरिगेशन वेस्ट वाटर्स, वेस्टेज वाटर, तो मतलब जो फ्लड इरिगेशन होता है वो क्या करता है, वाटर को वेस्ट कर देता है, ठीक है, फ्लड इरिगेशन वेस्टेज वाटर। नेक्स्ट आपका है पुअर वाटर मैनेजमेंट। अब हम पुअर वाटर मैनेजमेंट कैसे लेंगे, अब मतलब प्रॉपर तरीके से पानी है उसका, लेकिन मैनेजमेंट ठीक नहीं है, ठीक है। पर्टिकुलर अगर डैम बना के या पुल बना के, तालाब बना के, इस टाइप से अगर पानी को स्टोर किया जाता तो क्या होता है, तो पानी हम लंबे समय तक रोक सकते हैं। बट कई बार जो पाइपलाइंस हैं जो घरों तक आती हैं डोमेस्टिक वाटर के लिए, उनमें लीकेज हो रहा है, और मीन्स कई बार बहुत सारा पानी जो है कई दिनों तक लीकेज होता रहता है। अब इससे भी क्या है, वो उसका क्या हो रहा है, यूज़ हम सही से कर नहीं पा रहे हैं और वो घरों तक भी प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है। इनएफिशिएंट इरिगेशन मेथड्स, ठीक है, इरिगेशन के मेथड्स भी कैसे हैं, इनएफिशिएंट हैं। अगर वो सफिशिएंट इरिगेशन के मेथड रहें तो हमें पानी का हम सही तरीके से यूज कर पाएंगे। तो वाटर ड्रिपिंग एंड ऑल, कई सारे ऐसे मेथड्स होते हैं जिनसे हम कम वाटर इरिगेशन, मतलब इरिगेशन में हम पानी का यूज कर सकते हैं, लेकिन कई सारे इक्विपमेंट की हेल्प से हम उसका कम पानी में ज़्यादा हम क्रॉप को अच्छे से इरिगेशन कर सकते हैं। अब थर्ड हमारा आता है इफेक्ट्स ऑफ वाटर स्कैरसिटी। अब जो पानी की कमी है उसके क्या इफेक्ट हैं, क्या प्रभाव है, देखेंगे। सबसे पहले ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज, तो पानी पीने का जो पानी है उसकी कमी आ रही है। क्रॉप फेलियर, ठीक है, अब फसलों को पानी नहीं मिल पा रहा है तो वो सूख जाती हैं, खराब हो जाती हैं। डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण हो रहा है, ठीक है, अब मिट्टी में जहाँ पानी नहीं है उसका डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, धीरे धीरे वो बंजर होती जा रही है जमीन। कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन स्टेट्स, कई सारे स्टेट्स के बीच कन्फ्लिक्ट चलता है, जैसे रिवर को लेके, जैसे रिवर का पानी है, कई बार तमिलनाडु महाराष्ट्र के बीच कन्फ्लिक्ट चलता है, कर्नाटक महाराष्ट्र के बीच कन्फ्लिक्ट चलता है कि कई सारी रिवर्स हैं उनका पानी वो अपने स्टेट में रोकने की कोशिश करते हैं। तो हर स्टेट अगर इस टाइप से करेगा तो कहीं ना कहीं हमारा जो वाटर नेचुरल रिसोर्स है उसे हम बहुत ज़्यादा कम कर देंगे, और अगर वो कम हो जाएगा तो हमारी आने वाली पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी, हर चीज़ कहीं ना कहीं घटती चली जाएगी। तो हमारा जो पूरा सिस्टम है, इकोसिस्टम है, मेनली डिपेंड करता है वाटर के ऊपर। माइग्रेशन ऑफ पीपल, लोग माइग्रेट कर जाते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चले जाते हैं। अब जिस जगह पानी की शॉर्टेज है, अब वहाँ और भी लोग आके रहने लगेंगे तो क्या होगा, शॉर्टेज बढ़ेगी ना। अब नेक्स्ट है नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन, तो हमें ज़रूरत किसकी है, पानी के संरक्षण की जरूरत है। अब हम उसको कैसे पूरा करेंगे, फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी इज लिमिटेड। आप जानते हैं कि फ्रेश वाटर जो है उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, फ्रेश वाटर बहुत ज़्यादा ही कम है, मीन्स आप उसे 0% में ही मान सकते हैं, ठीक है। बट हम मान के चलें कि जो ग्राउंड वाटर है ये सब फ्रेश वाटर में ही आ जाता है कहीं ना कहीं। अब आप देखेंगे कि इस टाइप का वाटर अवेलेबल है कई सारे सोर्सेज में जिसे हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो वो आपकी फ्रेश वाटर की कैटेगरी में नहीं आएगा। फ्रेश वाटर ड्रिंकिंग के लिए, फूड के लिए, कई सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें, इंडस्ट्री के लिए ये सब ज़रूरत पड़ती है। ओवर एक्सप्लोइटेशन थ्रेटन्स फ्यूचर सप्लाई, अगर हम पानी का ओवर एक्सप्लोइटेशन करेंगे, मतलब ज़्यादा ही उसका यूज़ करेंगे, मतलब पर्टिकुलर कोई रिसोर्स है, तो वो क्या होगा, हमारी जो फ्यूचर की सप्लाई है वो रुक जाएगी, कहीं ना कहीं उसे
मतलब प्रभाव पड़ेगा, कहीं ना कहीं वो बंद हो जाएगी और आगे वाली जो हमारी जनरेशन्स हैं वो इसको फेस करेंगी, वाटर स्कैरसिटी प्रॉब्लम को। कंजर्वेशन इंश्योर्स, क्या कंजर्वेशन से क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसे हमारा डेवलपमेंट सतत तरीके से होता है, मतलब हर रिसोर्स का हम सही तरीके से यूज कर पाएँ और उसे आगे लोगों तक पहुंचा पाएँ। वाटर सिक्योरिटी, हम पानी की सिक्योरिटी कर सकते हैं कि हमारे आने वाले जनरेशन्स के लिए भी पानी, मतलब उन्हें ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल करा पाएँ हम। इकोलॉजिकल बैलेंस, जो हमारी इकोलॉजी है, क्योंकि वाटर से ही सारे सोर्सेस, जैसे अगर ट्री का प्लांटेशन है तो वो भी वाटर के ऊपर है, अगर वाटर नहीं होगा तो प्लांटेशन कैसे होगा, ठीक है, एग्रीकल्चर कैसे होगा, तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, बाकी अदर इकोसिस्टम में अदर क्रिएचर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा हार्म होगा। अब नेक्स्ट है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक आपका है, देखो कई बार मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट हमारी गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं, जैसे प्रोजेक्ट्स बिल्ड अक्रॉस रिवर्स ऑफ फॉर मल्टीपल यूजेस, लाइक किस लिए बनाए गए हैं? जैसे इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, कई सारी नदियों के ऊपर डैम बनाए गए हैं। फ्लड कंट्रोल, मतलब बाढ़ के पानी को रोकने के लिए इस टाइप से कंट्रोल किया गया कि किसी एरिया में अगर ज़्यादा बारिश हो रही है तो उसको रोक लिया जाए और डैम में स्टोरेज कर लिया जाए। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, मतलब पानी की, जो पीने का पानी है उसकी सप्लाई के लिए डैम्स बना दिए गए हैं। आप देखेंगे ज़्यादातर शहरों के करीब डैम्स होते हैं जिससे कि ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रॉपर तरीके से हो सके। इंडस्ट्रियल यूज़, इंडस्ट्री के यूज़ के लिए। अब कुछ हमारे जो मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के, जो आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। देखो फर्स्ट जो प्रोजेक्ट है भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट है, वो क्यों, कौन सी रिवर पे है आपको याद रखना है, सतलज रिवर के ऊपर है, और कौन सा स्टेट में है, हरियाणा और पंजाब में है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, सॉरी, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है। कौन सा है? भाखड़ा नागल सतलज रिवर के ऊपर है, वो कहाँ पे? हमारा पंजाब और हिमाचल प्रदेश में है। सेकंड हमारा है प्रोजेक्ट हीराकुंड प्रोजेक्ट। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के, जो किस नदी पे है, किस रिवर के ऊपर है? महानदी के ऊपर है, और किस स्टेट में है? उड़ीसा में। इस यूनिट से आपका मैप वाला क्वेश्चन भी आता है, तो वो भी हम क्लियर कर लेंगे अभी कैसे, किस टाइप से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है टेहरी प्रोजेक्ट। टेहरी डैम है, वो कहाँ पे है? हमारी भागीरथी नदी के ऊपर है, वो कहाँ पे है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट हमारा है दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो किस नदी पे है? दामोदर नदी पे ही है, वो कहाँ पे है? झारखंड और वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट हमारा नागार्जुन सागर जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, डैम है जो बड़ा, वो हमारी किस रिवर पे है? कृष्णा रिवर के ऊपर है, और ये कहाँ पे है लोकेटेड? तेलंगाना में लोकेटेड है। अब इनकी क्या एडवांटेजेस हैं? मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स क्यों बनाए गए, ठीक है, नदियों को जोड़ा गया, कई बार एक नदी से दूसरी नदी में पानी ले जाया जाता है, जैसे कि अगर उस नदी में पानी की सप्लाई ज़्यादा है तो उस नदी को, सेकंड नदी को क्या कर दिया जाता है, दूसरी रिवर को क्या कर दिया जाता है? पानी को पहुंचा दिया जाता है। देखो सबसे पहला किस लिए किया गया? फ्लड को कंट्रोल करने के लिए। मान के चलो किसी एक नदी में बाढ़ आ रही है या किसी पर्टिकुलर के रीजन में बारिश हो रही है, तो उस नदी का पानी, एक नदी का पानी दूसरी, एक रिवर का पानी दूसरी रिवर में फ्लो कर दिया जाता है। प्रोवाइड इरीगेशन, इरीगेशन को प्रोवाइड मतलब कंटिन्यूस, कई बार होता है कि कई सारी नदियाँ मतलब रेन पे ही डिपेंड करती हैं, मतलब रेनी सीजन में ही उन नदियों में पानी रहता है, तो उन नदियों का पानी कहीं ना कहीं रोकने के लिए, मतलब अगर रेनी सीजन में उनमें पानी है, अदर सीजन में पानी नहीं है, तो अदर नदियों से, अदर रिवर से उनमें पानी भेज दिया जाता है। ओके, जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, अब जो हमारी हाइडल इलेक्ट्रिसिटी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, उसको जनरेट करने के लिए इस टाइप का प्रोजेक्ट बहुत फायदेमंद रहता है। सपोर्ट इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है प्रमोट रीजनल डेवलपमेंट, मतलब उस पर्टिकुलर रीजन के डेवलपमेंट के लिए हमें पानी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस टाइप से फुलफिल हो जाती है। नेक्स्ट आपका है डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। अब क्या डिसएडवांटेज है इस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के? देखिए सबसे पहले, अगर इस टाइप का कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जाता है, कोई बड़ा डैम बनाया जाता है, तो वहां से डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल को बहुत बड़े लेवल पे डिस्प्लेस किया जाता है, मतलब एक प्लेस से उनको हटाया जाता है, क्योंकि उस एरिया में पर्टिकुलर कोई अगर योजना आ रही है, कोई डैम बन रहा है, तो उस एरिया से लोगों को शिफ्ट किया जाता है। अब मान के चलो उनका पर्टिकुलर वो नेटिव प्लेस है वहाँ, तो उन लोगों को शिफ्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सेकेंड है सबमर्जेंस ऑफ फॉरेस्ट, कई बार कई सारे फॉरेस्ट का सबमर्जेंस किया जाता है। अब पर्टिकुलरली उसमें कई सारे जो हमारे क्रिएचर्स हैं या एनिमल्स हैं, उन्हें हमें बहुत ज़्यादा शिफ्ट करना पड़ता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि जब डैम्स बनते हैं तो उसमें कई सारे फॉरेस्ट जो होते हैं सबमर्ज हो जाते हैं। नेक्स्ट है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अब वहाँ पे जो भी डाइवर्सिटी है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं पानी के भरने से, पानी के मतलब वहाँ पे अगर पानी फिल कर देते हैं, बॉर्डर को फिल कर देते हैं अच्छे लेवल पे, तो वो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाता है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट हो जाते हैं कई बार,
क्या होता है कि आपस में जो आसपास के राज्य हैं उनमें लड़ाइयाँ होती है, उनमें झगड़े होते हैं, उनमें विरोध होता है। क्यों होता है कि वो राज्य बोलते हैं कि हमारे स्टेट का पानी है तो हम स्टोर करके रखेंगे, सेकंड राज्य बोल रहा है या दूसरा स्टेट बोल रहा है कि हमारे स्टेट का पानी है हम स्टोर करके रखेंगे। तो इस टाइप से डिस्प्यूट होने लगते हैं। इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ें नेचुरल हैं ही नहीं, हम उन्हें क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियली तरीके से कर रहे हैं, अपने मैन मेड जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं उनके हम थ्रू कर रहे हैं, तो इन्वायरमेंट इम्बैलेंस हो जाता है। तो कई बार इससे बहुत बड़े मीन्स अर्थ के इस टाइप की संभावना रहती है। अब नेक्स्ट है सिल्टेशन रिड्यूस डैम लाइफ। तो सिल्टेशन से क्या हो जाता है, डैम की लाइफ भी रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट आपका है रिवर वैली प्रोजेक्ट्स अ क्रिटिसिज्म। ठीक है, एक आलोचना है, जो रिवर वैली प्रोजेक्ट है एक तरह से एक आलोचना है, एक क्रिटिसिज्म है। कैसे? कॉज सोशल टेंशंस, ये क्या बढ़ा देता है, जो सामाजिक टेंशंस, जो सामाजिक तनाव है उसको बढ़ा देता है। लार्ज स्केल इकोलॉजिकल डैमेज, कई बड़ी स्केल पे क्या हो जाता है, इकोलॉजी होती है जो हमारा एनवायरनमेंट इकोलॉजी है, कहीं ना कहीं वो क्या होता है, डैमेज होने लगता है, खराब हो जाता है, क्योंकि कई सारी बायोडाइवर्सिटी है, कई सारे क्रिएचर्स हैं, एनिमल्स हैं, उन्हें शिफ्ट करना होता है और कई सारे वहीं रहते हैं पर्टिकुलरली। अब फेल टू कंट्रोल फ्लड्स कंप्लीटली, तो कई बार ये फेल हो जाते हैं किसको कंट्रोल करने के लिए, फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए। तो कई बार ऐसी आशंका रहती है ना कि डैम फूट जाएगा। नेक्स्ट है बेनिफिट ओनली सर्टेन रीजन्स, ओनली कुछ ही रीजन्स को, कुछ ही एरिया को फायदा होता है। कई सारे एरिया ऐसे होते हैं कि पर्टिकुलर वहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाता है और वहाँ पे ड्रॉट की कंडीशन उन्हें झेलनी पड़ती है। अब कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो हम, जिससे अपने घर पे भी हम पानी को क्या कर सकते हैं, वाटर को हम सेव कर सकते हैं और अपने ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इस टाइप का प्रोजेक्ट है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या किया जाता है, वाटर को कलेक्ट किया जाता है, उसका स्टोरेज किया जाता है, किसके, रेन वाटर को किसके लिए, अपने फ्यूचर यूज के लिए। तो घरों पे ये प्रोजेक्ट अप्लाई होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे अप्लाई होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, देखो क्या करते हैं, जैसे घरों की जब बारिश होती है तो घर की छत पे जो भी पानी आता है तो उसको पाइप के थ्रू अपने घर में ही, घर के आसपास के एरिया में ही, तो एक इस टाइप से गड्ढा बना दिया जाता है, तो एक बड़ा होल बना दिया जाता है जिसमें कई सारी चीज़ें स्टोर की जाती हैं और फिर उसके थ्रू क्या किया जाता है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जाता है। तो आप पूरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक पूरा आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हो, हम आने वाले सेशन में कभी अपलोड करेंगे। रिचार्जेस ग्राउंड वाटर, तो ये क्या करता है, डायरेक्टली हमारी छत से जो पानी आया हमने उसे पाइप के थ्रू कहाँ भेज दिया, ग्राउंड में भेज दिया, ग्राउंड वाटर के थ्रू हमने, मतलब ग्राउंड वाटर को हमने क्या कर दिया, रिचार्ज कर दिया। रिड्यूसेस वाटर स्कैरसिटी, इसे क्या कर सकते हैं हम, पानी की कमी को दूर कर सकते हैं। ठीक है। प्रिवेंट फ्लडिंग, जो बाढ़ आने वाली कंडीशन होती है, अब शहरों में कई बार सारी बिल्डिंगों से पानी होके सब बह जाता है, तो एक जगह जाके इकट्ठा हो जाता है, फिर उससे पानी और बढ़ जाता है, मतलब बारिश में पानी और बढ़ जाता है, जिससे फ्लड की सिचुएशन बन जाती है, तो उसे हम रोक सकते हैं। इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड इकोनॉमिकल, तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और इकोनॉमिकल है, इसे आप बहुत इजीली अपने घर पे आप इंस्टॉल कर सकते हो। देखो ट्रेडिशनल मेथड्स फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन इंडिया, जैसे राजस्थान में कौन कौन से रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो ट्रेडिशनल मेथड हैं, जो पहले से चले आ रहे हैं लोग, उनके थ्रू पानी को स्टोरेज करते हैं। जैसे राजस्थान में एक मेथड है, टंकास बना देते हैं और खादिन्स बना देते हैं, जैसे बड़े बड़े गड्ढे बना देते हैं घर के ग्राउंड में ही, घर के आसपास, फिर उन गड्ढों को नॉर्मली ढक दिया जाता है, तो टंकास बना देते हैं, और या आप इन्हें टंकास बोल सकते हैं और खादिन्स बोल सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, तो आप लिख सकते हैं, या डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो राइट सम ट्रेडिशनल मेथड्स, नेम ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है वेस्टर्न हिमालयास, वेस्टर्न हिमालयास में कुल्स बना देते हैं, जिन्हें गड्ढे बनाते हैं उन्हें कुल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुल्स बोलते हैं। बिहार में आहार पाइने, इस टाइप से आहार पाइने बिहार में बोलते हैं। तमिलनाडु में रूफटॉप हार्वेस्टिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रूफटॉप हार्वेस्टिंग बोलते हैं। और मेघालय में बैम्बू ड्रिप इरिगेशन, क्या होता है, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन। ये किसके लिए हैं, ट्रेडिशनल मेथड है किसके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के। अब देखो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जनरली सभी घरों में अपनाई जाती है। कैसे, जैसे रेन वाटर कलेक्टेड किससे किया जाता है, हमारी घर की छत से बारिश के टाइम पे, और उन्हें स्टोर कर दिया जाता है किसमें, टैंक्स में, और रिचार्ज कर दिया जाता है डायरेक्टली ग्राउंड वाटर को। जैसे आप घर के ऊपर छत पे पानी जो भी आया पाइप के थ्रू, आपने उसे डायरेक्टली
अपने घर में अगर बेल बना हुआ है या गड्ढा बना हुआ है तो धीरे धीरे करके आप उसमें स्टोर कर सकते हो, वो नीचे आपके ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट है मैंडेटरी इन मैनी सिटीज़, कई सारी सिटीज़ में तो मैंडेटरी है। एक्चुअली आज के टाइम में आप अगर घर बनवाने की परमिशन भी लेते हो तो फर्स्ट आपको शो करना पड़ता है कि आपके यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मीन्स सिस्टम है या नहीं, तभी आपको परमिशन मिलती है। बट लोग इलीगल तरीके से उस प्रोजेक्ट को डिनाई कर देते हैं या उसका पैसा पे करके उसको नहीं बनवाते हैं। लेकिन ये सभी के लिए अच्छा है, सभी के लिए फायदेमंद है कि हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इस टाइप का प्रोजेक्ट अपने घर में लगाना चाहिए। अपनी फ्यूचर जनरेशन के बारे में अगर हम सोचते हैं तो इस टाइप की चीज़ें हमें जरूर करनी चाहिए कि अपने घर का पानी हम अपने ग्राउंड वाटर में रिचार्ज करें। देखो कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर का भी जो निकला हुआ वेस्टेज पानी है उसे भी हम क्या कर सकते हैं, उससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर सकते हैं। उसे फिल्ट्रेशन, कई सारे मेथड्स होते हैं, फिल्टर करके ही वो ग्राउंड में धीरे धीरे करके, मिट्टी में कई सारी परत होती हैं आप देखते हैं, तो वो धीरे धीरे करके वो ग्राउंड में रिचार्ज होता जाता है और बाकी चीज़ें ऊपर रहती जाती हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा वेस्टेज मटेरियल जो होता है उनके लिए प्लानिंग करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी। पूरा कंप्लीट एक प्रोजेक्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब देखो बैम्बू ड्रिप इरीगेशन सिस्टम क्या है। प्रैक्टिस में मेघालय में प्रैक्टिस किया जाता है बैम्बू ड्रिप इरीगेशन। तो बैम्बू के थ्रू कैसे इरीगेशन करते हैं, बैम्बू के थ्रू ड्रिप से सिंचाई की जाती है जिससे कि ज़्यादा पानी वेस्टेज ना हो। अगर हम डायरेक्टली किसी पाइप को खोल देंगे तो वहाँ से पानी क्या होगा, ऐसे खेत में जनरली क्या कर दिया जाता है कि खेत में पानी छोड़ दिया जाता है कैनाल्स के थ्रू। अब वो पर्टिकुलरली जिस खेत में जितनी ज़रूरत नहीं है उसके बाद भी पानी भरा रहता है या पर्टिकुलर फील्ड में पानी भरा रहता है और फिर उसको पानी को निकाल दिया जाता है। तो वो पानी क्या होता है, वाटर क्या है, ख़राब है। कई बार पत्तियों को ही नीड होती है तो डायरेक्टली ड्रिप इरीगेशन के थ्रू वो पानी पहुंचा दिया जाता है। इसमें बैम्बू के पाइप्स यूज किए जाते हैं। सेव वाटर एफिशिएंटली, वाटर को एफिशिएंटली क्या किया जाता है, बचाया जाता है। ठीक है। डिलीवर्स वाटर डायरेक्टली टू द प्लांट रूट्स, और डायरेक्टली प्लांट के रूट्स तक पानी को पहुंचाया जाता है, अननेसेसरी एरिया में पानी नहीं जाता है। अब देखेंगे आप वाटर कंजर्वेशन के कुछ मेजर्स हैं, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हम क्या कर सकते हैं, वाटर कंजर्वेशन को मतलब मेजर कर सकते हैं। क्या कर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर लगा हुआ है तो आप पानी को अच्छे तरीके से क्या कर पाओगे, कंजर्व कर पाओगे, संरक्षण कर पाओगे। इफिशिएंट इरिगेशन है, ड्रिप एंड स्प्रिंकलर। कई सारे खेतों में इंस्टॉल रहते हैं स्प्रिंकलर, जैसे वो घूम घूम के ऐसे पानी आपने देखा होगा ना, खेतों में घूम घूम के फुब्बारे की तरह वो पानी पूरे में छोड़ते रहते हैं। मतलब एक बार वो घूमती है पर्टिकुलरली स्प्रिंकलर, तो वो पर्टिकुलर एक बार में एक डायरेक्शन में पानी छोड़ता है। तो उससे क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से इरिगेशन भी हो जाता है और रूट्स को भी पानी मिल जाता है। रीयूज एंड रिसाइकलिंग ऑफ वाटर बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। आप पर्टिकुलरली जैसे कई बार रीयूज कर सकते हो पानी का। ठीक है, मतलब इस टाइप का अगर पानी है अपना घर का, तो आप उसे पर्टिकुलरली आप मान के चलो आपके किचन का पानी निकल रहा है तो आप उसे अपने आपके घर में जो भी अगर प्लांटेशन हो रहा है तो आप उस पानी को उस पाइप के थ्रू आप क्या कर सकते हो, प्लांटेशन में भेज सकते हो। तो वो क्या होता है, कई सारी चीज़ें हैं, उस प्लांट को लिए भी बेनिफिट है और वो क्या है, हम पानी का रीयूज भी कर पा रहे हैं। रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, कई बार वाटर को रिसाइकलिंग की प्रोसेस होती है शहरों में। ज़्यादातर पानी कैसे होता है, रिसाइकल होता है, जिससे पानी को पीने लायक बना दिया जाता है और उसका कई तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है। वाटर शेड मैनेजमेंट भी जरूरी है, एफॉरेस्टेशन जरूरी है। ठीक है। और प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन, ये सब एफॉरेस्टेशन होगा, प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन को हम प्रिवेंट कर पाएंगे। एफॉरेस्टेशन में क्या होगा कि आप और ज़्यादा मतलब फॉरेस्टेशन मतलब और ज़्यादा आप जंगल लगाएंगे, जिससे और पानी क्या होगा, पेड़ क्या करते हैं अपने आप में पानी को अपनी रूट्स में मतलब मिट्टी को अगर नहीं कटने देते हैं तो वो कहीं ना कहीं पानी पेड़ों की वजह से क्या रहता है, कंजर्व रहता है। जिस एरिया में पेड़ ज़्यादा होंगे वहाँ आप देखेंगे कि वाटर की अवेलेबिलिटी भी क्या है, ज़्यादा है। अब रोल्स ऑफ सिटीजन्स इन वाटर कंजर्वेशन, अब लोगों का क्या रोल है, लोग कैसे पानी को बचा सकते हैं। यूज़ वाटर वाइजली, ईमानदारी से पानी का उपयोग करें, अननेसेसरी पानी को ना वेस्ट करें। फिक्स लीकिंग टैप्स, जो टैप्स हैं नल हैं जो लीक हो रहे हैं उन्हें फिक्स करें। फालतू में अगर किसी नल से पानी गिर रहा है, बूंद बूंद करके भी गिर रहा है, जैसे आपने सुना होगा बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, तो वो पानी वेस्टेज जा रहा है। हार्वेस्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे प्रोजेक्ट लगाएं घर पे। ठीक है। अवॉइड पॉल्यूटिंग रिवर्स को पॉल्यूट ना करें, प्रदूषित नहीं करें नदियों को। स्प्रेड अवेयरनेस, और लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाएं। देखो अवेयरनेस के आप लोग, कुछ लोग जानते ही नहीं है कि वो उन्हें पता नहीं है, जैसे मान के चलो कि वो इलिटरेट है, उन्हें पता भी नहीं है कि अगर पानी को वेस्टेज करेंगे हम आने वाली जनरेशन के लिए पानी नहीं रहेगा, या हमारे लिए जो ड्रिंकिंग वाटर है वो कहीं ना कहीं हम नहीं उसे अपने लिए बचा पाएंगे। अब देखो कई सारे की टर्म्स हैं इस चैप्टर के, वो हम देखने वाले हैं। वाटर स्कैरसिटी हमने देखा, मतलब क्या होता है, शॉर्टेज ऑफ वाटर। मल्टीपर्पज
प्रोजेक्ट देखा आपने, डैम विथ मल्टीपल यूजेस, ठीक है। इसके बाद आपने ग्राउंड वाटर देखा, किसके लिए, वाटर स्टोर्ड अंडरग्राउंड। वाटर स्टोर क्या, पानी कहाँ हो जाता है, अंडर ग्राउंड स्टोर करने के लिए हम उसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर बोलते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, कलेक्शन ऑफ रेन वाटर, रेन वाटर को कलेक्शन करना ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। वाटर सेट क्या है, एरिया ड्रेनिंग इनटू रिवर, ठीक है। वाटर सेट जो एरिया किसके ड्रेन, किसके थ्रू ड्रेन है, रिवर के थ्रू, ठीक है। अब कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए, 2-3 मार्क्स के, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कई बार हो सकता है कि अगर 2 मार्क्स में और 3 मार्क्स में 2 क्वेश्चंस आ जाए ए और बी करके, ठीक है, अदरवाइज 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाए। तो इस चैप्टर का वेटेज 5 मार्क्स का है सीबीएसई के अकॉर्डिंग। तो डिफाइन वाटर स्कैरसिटी, आपको बहुत सिंपल चैप्टर है। पानी के बारे में, वाटर के बारे में तो लोग इससे पढ़ते ही नहीं, कुछ लोग तो पढ़ते ही नहीं, उन्हें नॉलेज है ऑलरेडी वाटर स्कैरसिटी और इन सब चीज़ों से फैमिलियर है, तो वो डायरेक्टली आंसर कर देते हैं, ठीक है। डिफाइन वाटर स्कैरसिटी, वाटर स्कैरसिटी को हमें डिफाइन करना है, सारा हम आंसर ऊपर देख चुके हैं। 2 मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट के बारे में बताना है, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, इसके बारे में बताना है, कौन कौन से मेथड्स हैं। अब 5 मार्क्स के क्वेश्चन कौन कौन से हैं, एक्सप्लेन कॉजेज ऑफ वाटर स्कैरसिटी इंडिया, क्या कॉजेज हैं जिनके थ्रू वाटर स्कैरसिटी होती है इंडिया में। आप जो हमने हेडिंग्स देखी, आप उन्हें और एलोबरेट करके आप लिख सकते हैं। डिस्कस एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टी रिवर प्रोजेक्ट, वो भी मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, वो भी हम देख चुके हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फायदे हैं उनको बनाने से और क्या घाटे हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्क्राइब ट्रेडिशनल मेथड्स फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ट्रेडिशनल मेथड्स क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, जो हमने देखे, राजस्थान में टंकास बना दिए जाते हैं, इस टाइप से आप देखेंगे कई सारे स्टेट के हमने देख चुके हैं, तो सब आंसर आपको इन्हीं नोट्स में मिलने वाले हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है मैप वर्क भी आता है इस चैप्टर से, अगर 5 मार्क्स का मैप वर्क आता है तो आप मैप वर्क को करो, जिसमें आपको मार्क्स मिलने भी मीन्स अगर क्वेश्चन आप लिखोगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए, गलत हो जाए, आपको फुल मार्क्स भी नहीं ना मिले क्वेश्चन में आपकी राइटिंग और बाकी चीज़ों को लेकर, बट मैप में आप फिल कर दोगे तो आपको कंप्लीट फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। अब इसमें हमारे हमने देखा था भाखरा नागल डैम है, हीराकुंड डैम है, टेहरी डैम है, नागार्जुन सागर है और दामोदर वैली प्रोजेक्ट है। तो आप इस मैप के थ्रू आप कंप्लीट देख पाएंगे। देखो इस मैप के थ्रू आप एक कंप्लीट देख पाएंगे, हम मैप लेके आए हैं साथ में। देखो हम देख पा रहे हैं भाखरा नागल डैम किस स्टेट में, अभी हम सब पढ़ चुके हैं, किस नदी पे है, किस स्टेट में। उसके बाद टेहरी डैम किस स्टेट में है, किस नदी पे है। हीराकुंड डैम किस स्टेट में है, किस नदी में है, ठीक है। अब दामोदर वैली प्रोजेक्ट किस स्टेट में है, हीराकुंड डैम किस स्टेट में है, नागार्जुन सागर किस स्टेट में। देखो सारा हम लेके आए कि हमारा सबसे पहले भाखरा नागल किस पे है, सतलज रिवर पे। देखो कहाँ पे है ये, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। देखो सबसे पहले हमारा भाखरा नागल कहाँ पे है, सतलज रिवर के ऊपर है। तो आपको पंजाब और हिमाचल प्रदेश का एक रीजन है, वहाँ पे आपको टिक करना है, वहाँ पे आपको मैप वर्क भाखरा नागल डैम टिक कर देना है। इसके बाद हमारा टेहरी डैम हमने कहाँ देखा, देखो भागीरथी नदी पे है, कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। तो ये हमारा उत्तराखंड वाला पोर्शन है, यहाँ भागीरथी नदी पे आप उत्तराखंड में से शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमारा टेहरी डैम कहाँ पे है, ये हो गया भागीरथी नदी उत्तराखंड में हो गया। नेक्स्ट हमारा था हीराकुंड डैम, कहाँ पे है, ये महानदी में उड़ीसा में। देखो हीराकुंड डैम ये हमारा उड़ीसा वाला रीजन है, महानदी के ऊपर है, तो आप उड़ीसा में से शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा था, नागार्जुन सागर, ये किस नदी पे है, कृष्णा रिवर के ऊपर है, और ये कहाँ पे है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। देखो कृष्णा नदी के ऊपर यहाँ पे इस रीजन में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मैप की, मैप बहुत आसान रहता है, मैप में आपको मान के चलिए कि फ्री के मार्क्स मिलते हैं। और नेक्स्ट आपका है लास्ट दामोदर वैली, ये किस नदी पे है, दामोदर रिवर के ऊपर ही है, और झारखंड और वेस्ट बंगाल रीजन में। देख झारखंड और वेस्ट बंगाल रीजन में आप देख सकते हैं दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये स्टेट हैं आपके एमपी के, एक बार आप अच्छे से सॉरी एमपी के नहीं इंडिया के, तो आप इंडिया के मैप को एक बार कंप्लीट आप देख लीजिए, आप उसमें लोकेट कर लीजिए कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेट हैं। अगर आप एक बार 28 स्टेट्स को भी लोकेट कर लेंगे, यूनियन टेरिटरीज को आप लोकेट कर लेंगे, तो आप सीख जाएंगे। मैप प्रैक्टिस करते रहिएगा, ये कंप्लीट हम वीडियो लेके आएंगे कि जो क्लास 10th के लिए एसएसटी में जो मैप का इंपॉर्टेंट वर्क है। तो आई थिंक अब इतना पढ़ने के बाद आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस चैप्टर से, वाटर रिसोर्सेज से। आई होप आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, आपने क्लास को बहुत अच्छे तरीके से समझा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिएगा, वो भी साथ में सीखें, ठीक है। गुड बाय, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। हैव अ नाइस डे एवरीवन।